So I welcome you all in the career guidance sessions from Pathfinder Academy। और मैं आपको पहले प्रोग्राम के बारे में ब्रीफ करूंगा कि किस तरह से हमारा ये प्रोग्राम रन होगा और फिर किस तरह से हम आगे प्रोसीड करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप जो अपने माइक है उनको म्यूट कंडीशन में रखें। अगर कोई बहुत जरूरत पड़े तभी आप अनम्यूट करके जो ना क्वेरी अपनी पूछें। सेशन जब एंड होगा तो उससे पहले मैं आपको टाइम दूंगा। आप किसी भी तरह की जनरल क्वेरी या फिर कोई पर्सनल क्वेरी है आप रेज कर सकते हो। बट इनिशियल टाइम में आप डेकोरम मेंटेन करने के लिए कोशिश करें कि आप माइक म्यूट कंडीशन में आपका हो। देखो, मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कैरियर अपॉर्चुनिटीज इन लाइफ साइंसेज। आप कह दो, आप बायोलॉजिकल साइंसेज कह दो या बायोटेक्नोलॉजी कह दो, क्योंकि मेन जो फील्ड है, ब्रॉड जो फील्ड है वो बायोलॉजिकल साइंस है, जिसको हम कई बार लाइफ साइंसेज बोलते हैं। और इसके अंदर बहुत सारे फील्ड आते हैं, माइनर माइनर से। बायोटेक्नोलॉजी हम इसमें एक मेजर कंसीडर करते हैं, बहुत एडवांस फील्ड की तरह। और मेरा जो यहाँ पे फोकस रहेगा वो शुरू से लेकर के एंड तक रहेगा, यानी कि उन स्टूडेंट्स को भी हम गाइडेंस देंगे जो सोच रहे हैं कि हम बायोलॉजिकल साइंस लें या ना लें। और हम उनको भी टारगेट करेंगे कि जो पर्टिकुलर स्टूडेंट ऑलरेडी बायोलॉजिकल साइंस एज ए सब्जेक्ट चूज कर चुके हैं और उन्हें अब एक्सप्लोर करना है कि हमारे पास क्या क्या गाइडेंस या क्या क्या कैरियर ऑप्शंस अवेलेबल है। तो ब्रॉड रेंज में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और जो सेशंस रहेंगे वो थीम बेस्ड रहेंगे। आपको पर्टिकुलर सेशन में एक थीम पहले से प्रोवाइड कर दिया जाएगा कि आज का जो सेशन है उसमें ये पर्टिकुलर थीम है। तो आप अकॉर्डिंगली जो है ना सेशंस को ज्वाइन कर सकते हो। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं कि किन पर्टिकुलर स्टूडेंट्स के लिए ये या एस्पायरेंट्स के लिए ये पर्टिकुलर सेशन जो ना हेल्पफुल है, तो ये उनके लिए हेल्पफुल है जो प्लान कर रहे हैं अपना करियर लाइफ साइंसेज में स्टार्ट करने के लिए। यानी कि आप 9th 10th वाले स्टैंडर्ड में हो या आपका कोई कजिन फ्रेंड कोई भी रिलेटिव इस स्टैंडर्ड में है और वो सोच रहा है कि उसको लाइफ साइंसेज लेनी चाहिए या नहीं। अगर लेता है तो उसको किस तरह के करियर ऑप्शंस मिलते हैं, हम उनको भी जो है ना एक यहाँ पे इनपुट देने की कोशिश करेंगे। और वो पर्टिकुलर स्टूडेंट्स जो मोस्टली आप जिन इस पर्टिकुलर कैटेगरी में बिलोंग करते हो कि आपने ऑलरेडी लाइफ साइंसेज को एज ए करियर ऑप्शन चुन लिया है, यानी कि आपने 12th में या तो साइंस ली हुई है या आपने ग्रेजुएशन या मास्टर्स में साइंस ली हुई है और स्पेसिफिकली लाइफ साइंसेज ली हुई है। तो आपके लिए भी जो क्या क्या डिफरेंट करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं हम उनको भी जो है यहाँ पे फोकस करेंगे। उसके अलावा अगर कोई स्टूडेंट्स के पेरेंट्स हैं, रिलेटिव हैं और उनको लगता है कि उनको भी जो है ना जानना है कि लाइफ साइंसेज में क्या पर्टिकुलर करियर ऑप्शंस हैं, तो वो अपने रिलेटिव्स को, बच्चों को रिकमेंड करने के लिए इस तरह के सेशंस को ज्वाइन करना चाहें तो उनका भी वेलकम है। वो भी जो है ना सेशंस में रजिस्टर करके आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर मैं नंबर ऑफ सेशंस की बात करूं तो हमारा जो इनिशियल प्रोग्राम है उसमें हमने नंबर ऑफ सेशंस लिमिटेड रखे हैं। जो सेशंस रहेंगे या तो जो है 3 से 5 के बीच में रहेंगे, यानी कि 3 सेशंस हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि किस तरह का आपसे रेस्पॉन्स रहता है, क्या आपकी क्वेरीज रहती है, तो हम वेरी करेगा ये रेस्पॉन्स के साथ। और अगर मैं बात करूं कि डेट क्या रहेंगी, टाइमिंग्स क्या रहेंगी, तो जैसे ही एक पर्टिकुलर सेशन स्टार्ट होने वाला होगा उससे कुछ दिन पहले आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा और आपको पर्टिकुलर पर्सनल मीटिंग की लिंक शेयर कर दी जाएगी। आप उस पर्टिकुलर लिंक पे क्लिक करके सेशंस को ज्वाइन कर सकते हो। टाइमिंग आपको मेंशन रहेगी, डेट आपको मेंशन रहेगी और कुछ दिन पहले आपको हम ये इन्फॉर्मेशन जो है ना पहले से ही प्रोवाइड कर देंगे। अगर मैं टॉपिक्स की बात करूं कि जो सेशंस रहेंगी उनमें क्या थीम्स रहेंगी, क्या क्या चीजें डिस्कस करेंगे हम जो है ना यहाँ से करेंगे, तो कुछ पर्टिकुलर थीम्स है जो मैं यहाँ पे लिया हूँ। सबसे पहला इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रोग्राम जो मैं आज आपको स्टार्ट कर रहा हूँ। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे पाथ टू बिकम साइंटिस्ट। देखो, बहुत सारे स्टूडेंट जब लाइफ साइंसेज चूज करते हैं तो मोस्ट ऑफ द केसेज में उनका जो करियर ऑप्शन होता है वो लिमिटेड होता है कि हम 12th में बायोलॉजी ऑप्ट कर रहे हैं और हमें डॉक्टर बनना है। और उनमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स नीट का एग्जाम ट्राई भी करते हैं, बट किसी भी कारण से अगर वो उसको क्वालिफाई नहीं कर पाते तो उनको फिर अल्टरनेट करियर ऑप्शन सर्च करने पड़ते हैं। तो हम यहाँ पे गाइड करेंगे कि अगर इन केस आप नीट में सक्सेसफुल आप नहीं हो पाते हो और उस केस में आपको अल्टरनेट करियर ऑप्शंस देखने पड़ते हैं, तो आप क्या क्या ऑप्शंस देख सकते हो। और उनमें एक मेजर ऑप्शन आता है साइंटिस्ट का। आप साइंटिस्ट बन सकते हो, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस आपको ये अपॉर्चुनिटी देते हैं। तो मैं डिस्कस करूंगा पार्ट टू बिकम साइंटिस्ट। डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में आप कैसे साइंटिस्ट बन सकते हो, क्या इसेंशियल क्वालिफिकेशंस हैं, क्या एज लिमिट है, क्या उसका सिलेक्शन का प्रोसीजर है और सेलेक्ट होने के बाद आपको क्या बेनिफिट्स, क्या अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, उस सबको मैं आपको डिस्कस करूंगा। जैसे साइंटिस्ट के बारे में हम ये चीजें डिस्कस करेंगे, हम प्रोफेसर के बारे में भी डिस्कस करेंगे। प्रोफेसर यानी कि जो डिग्री कॉलेजेस में या फिर यूनिवर्सिटीज में टीचिंग पोजीशंस होती हैं, फैकल्टी पोजीशंस होती हैं। तो हम डिस्कस करेंगे कि आप अगर प्रोफेसर बनना चाहते हो तो क्या इसेंशियल क्वालिफिकेशंस हैं, क्या क्या जगह पे आप बन सकते हो, क्या उनका सिलेक्शन का प्रोसीजर है। और यहाँ पे जो कुछ पर्टिकुलर मिसनोमा स्टूडेंट्स के बीच में होता है या कुछ मिसगाइडेंस होती है कि आपको नेट जरूरी है प्रोफेसर बनने के लिए, तो डेफिनेटली हम उस चीज पे गाइडलाइन डालेंगे कि विदाउट नेट क्या ऑप्शन होता है कि आप विदाउट नेट भी प्रोफेसर की जो फील्ड है उसको ज्वाइन कर पाओ। क्या पीएचडी मैंडेटरी है प्रोफेसर बनने के लिए, इस पार्ट पे भी हम फोकस करेंगे। और डिफरेंट जो पोजीशंस निकलती हैं मैं आपको रियल टाइम एग्जांपल भी दूंगा कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी पोजीशंस रिसेंट में आई हैं जिनको आप अप्रोच कर सकते हो या जिनको आप अप्लाई कर सकते हो।
तो उसमें भी हम जो है ना गाइडेंस यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। पाथ टू पीएचडी भी हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप पीएचडी करना चाहते हो, रिसर्च में जो है ना आगे बढ़ना चाहते हो, किस तरह से आप डिफरेंट जगह पे पीएचडी रजिस्टर कर सकते हो। पीएचडी के दौरान आपको फेलोशिप मिलेगी। अगर आपका जेआरएफ नहीं है उसके बाद भी आप फेलोशिप लेना चाहते हो तो अल्टरनेट जेआरएफ के फेलोशिप ऑप्शंस कौन कौन से हैं, उनको भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इंडियन फेलोशिप्स को भी हम डिस्कस करेंगे, हम जो फॉरेन फेलोशिप्स हैं उनको भी टारगेट करेंगे। गवर्नमेंट सेक्टर में साइंटिस्ट, फैकल्टी, इसके अलावा भी कुछ और पोजीशंस निकलती हैं जो हमें कई बार पता नहीं चलती। जैसे कि फूड सेफ्टी अथॉरिटीज कई बार पोजीशंस निकालती है, पेटेंट ऑफिस पोजीशन निकालता है, मिनिस्ट्रीज पोजीशन निकालती है, एनसीईआरटी पोजीशन निकालता है, और बहुत सारी ऐसी पोजीशन है जो हमें पता ही नहीं चल पाती। तो हम उनको भी डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी पोजीशन हैं, कैसे आपको उनको टाइम टू टाइम आप उनको पता लगा सकते हो कि कहाँ पे पोजीशंस निकली हैं, आप उनको अप्लाई कर सकते हो, और उनका जो प्रोसीजर है सिलेक्शन का, लिमिटेशन, एज लिमिट है, क्वालिफिकेशन है, वो सब मैं आपको डिटेल में डिस्कस करूंगा। इसके अलावा देखो, ये मेजर मैंने गवर्नमेंट सेक्टर का अभी तक डिस्कस किया, लेकिन डेफिनेटली अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं जा पाते या आप नहीं जाना चाहते तो आप प्राइवेट सेक्टर को भी ऑप्ट कर सकते हो। एज ऑफ नाउ प्राइवेट प्राइवेट सेक्टर में भी आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, और हम उसको डिस्कस करेंगे कि प्राइवेट सेक्टर में किस तरह की अपॉर्चुनिटीज हैं, एवरेज सैलरी पैकेजेस, एवरेज बेनिफिट्स आपको कहाँ होते हैं, क्या होते हैं, जॉब लोकेशंस क्या होती है। उसके अलावा एंटरप्रेन्योरशिप में भी कुछ पर्टिकुलर ऑप्शंस हैं, आज जो टाइम है उसमें आप बहुत सारी चीजों को एज ए एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट कर सकते हो। तो मैं थोड़ा सा हाईलाइट जो है ना इस पर्टिकुलर टॉपिक को भी करूंगा। तो इस तरह से बहुत सारे सेशंस रहेंगे, और जब ये सेशंस खत्म होंगे तो इंडिविजुअल सेशन के बाद में भी और प्रोग्राम के कंक्लूजन के टाइम पे भी जो आपके पर्सनल क्वेरी रहेंगे या जो जनरल क्वेरीज रहेंगे उनको हम साथ के साथ सॉल्व करने की भी कोशिश करेंगे, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहे कि आप अगर कोई पर्टिकुलर कैरियर परस्यू करना चाहते हो और उसमें आपको कोई कंफ्यूजन हो रहा है, तो हम उसको जो है ना क्लियर करने की कोशिश करेंगे। प्रोग्राम की अगर मैं फीस की बात करूं तो आपको पता है प्रोग्राम किसी भी तरह की कोई फीस चार्ज नहीं किया जा रहा है, और ये जो है ना कम्प्लीटली फ्री है, कोई फीस इसका नहीं है। बट रिसोर्सेज की वजह से और एक पर्टिकुलर डेकोरम बना रहे उसके लिए प्री रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। आपको जो पर्टिकुलर लिंक दिया गया है उस लिंक पे आपको जो है ना रजिस्टर करना पड़ेगा, और लिंक पे रजिस्ट्रेशन के बाद आपको जो पर्टिकुलर लिंक प्रोवाइड होगा मीटिंग का उसको आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, और उस जो लिंक से आप जो है ना उसको ज्वाइन कर सकते हो, बट प्री रजिस्ट्रेशन जरूरी है। रिसोर्सेज के कारण हमने यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स लिमिटेड रखी हैं, दैट इज 500। आप एट ए टाइम जो ना हम 500 स्टूडेंट्स को ही अकोमोडेट कर सकते हैं, तो 500 स्टूडेंट्स को हमने लिमिटेड रखा है, और फर्स्ट बेसिस पे इसको जो ना हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। जो फर्स्ट 500 हमारे पास स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं या कंटिन्यू करते हैं सेशंस को, उन्हीं को हम जो ना इस लिंक को एक्टिवेट रखेंगे। जो स्टूडेंट रजिस्टर करता है लेकिन लिंक को यूटिलाइज नहीं करता तो हम उनके लिंक्स को जो है ना डीएक्टिवेट कर देंगे, ताकि जो रिमेनिंग स्टूडेंट्स हैं जो वेटिंग में हैं उनको जो है ना हम अकोमोडेट कर पाए। तो 500 से ज़्यादा हम एक एट ए टाइम एक मीटिंग में नहीं रख पाएंगे, और आपको लगता है कि ये सेशंस आपको किसी के लिए हेल्पफुल है, आप शेयर कर सकते हो, उनका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे जो है ना करवा सकते हो। देखो, मैं अगर अपॉर्चुनिटीज की बात करूं कि गवर्नमेंट फील्ड में, प्राइवेट फील्ड में या टोटल लाइफ साइंसेज फील्ड में कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं, मैंने उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। मैंने जनरल कह दिया कि अगर आप अकेडमिक्स की बात करो, अकेडमिक यानी कि साइंटिस्ट पोजीशन या प्रोफेसर फैकल्टी पोजीशन, उनको आप दो पार्ट में मैंने डिवाइड किया है। एक गवर्नमेंट सेक्टर में हो सकती है और वो पर्टिकुलर पोजीशन प्राइवेट सेक्टर में भी हो सकते हैं। डेफिनेटली मोस्ट ऑफ अस चाहते हैं कि हमारे को जो है ना गवर्नमेंट जो सेक्टर है उसमें अपॉर्चुनिटी मिले, बट अगर नहीं मिल पाती तो डेफिनेटली प्राइवेट सेक्टर भी आपके लिए ओपन है। और अगर मैं दूसरे कंडीशंस की बात करूं, दैट इज नॉन एकेडमिक्स, तो नॉन एकेडमिक्स जो पोजीशंस होती हैं वो भी आपको गवर्नमेंट सेक्टर में भी मिलती हैं और प्राइवेट सेक्टर में भी मिलती हैं। हाँ, प्राइवेट सेक्टर में आपको एक और ऑप्शन मिल जाता है, आप चाहो तो अपना जो है एंटरप्रेन्योर भी स्टार्ट कर सकते हो, खुद का एक छोटा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। ये ऑप्शन आपको एडिशनली मिल जाता है जब आप नॉन एकेडमिक्स में बात करते हो, स्पेसिफिकली प्राइवेट सेक्टर में। देखो, अगर मैं ओवरऑल लाइफ साइंसेज या बायोलॉजिकल साइंस की फील्ड की बात करूं और मैं ब्रॉड लेवल पे देखूं कि यहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटीज हमें मिल पाती हैं, तो सबसे पहली अपॉर्चुनिटी जो हम देखते हैं, जिसको देख करके हम यूजुअली लाइफ साइंसेज ऑप्ट करते हैं, वो होता है मेडिकल प्रोफेशनल्स। यानी कि आप चाहते हो कि आप डॉक्टर बनो, डॉक्टर यानी कि आप एमबीबीएस की डिग्री ऑब्टेन करो और आप एक मेडिकल प्रोफेशनल बनो। जब हमें एमबीबीएस में एडमिशन नहीं मिल पाता तो हम कुछ अल्टरनेट्स भी हैं उनके जो चूज कर सकते हैं, नर्सिंग, वेटनरी, इस तरह से। बट ये एक अकेला ऑप्शन नहीं है। प्रॉब्लम क्या है कि हम कई बार सोचते हैं कि एक मेडिकल प्रोफेशनल बनना ही हमारे पास एक अकेला ऑप्शन है, बट ऐसा नहीं है। आप हायर एजुकेशन में जाकर के बहुत सारे और ऑप्शंस हैं जो लाइफ साइंसेज की फील्ड में एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे कि एक पर्टिकुलर ऑप्शन है स्कूल टीचर्स। डेफिनेटली आप अगर 12th साइंस में करते हो, ग्रेजुएशन करके आप बीएड की डिग्री ऑब्टेन करके स्कूल टीचिंग में एक पर्टिकुलर करियर ऑप्शन आपका चूज कर सकते हो। उसके अलावा एक मैं अगर ऑप्शन दूं तो आप साइंटिस्ट बन सकते हो बहुत सारी नेशनल लेबोरेटरीज में। इंडिया में बहुत सारी नेशनल लेबोरेटरीज हैं, मैं आपको उनके नाम अभी काउंट करवाऊंगा। और अगर नेशनल इंस्टीट्यूट, नेशनल लेबोरेटरी चल रही है, डेफिनेटली उसके अंदर बहुत सारी साइंटिफिक पोजीशंस आती हैं।
वो अलग बात है कि हमें पता नहीं चलता कि कब वो पोजीशंस आती हैं, कब उनकी जो वैकेंसी है वो फिल भी हो जाती हैं और हमें इन्फॉर्मेशन तक नहीं लगती। कई बार हमें कंफ्यूजन होता है कि हमारा तो नेट क्वालिफाई नहीं है, तो हम साइंटिस्ट बनने के लिए एलिजिबल है ही नहीं, या हमारा CSIR JRF नहीं है, हम साइंटिस्ट नहीं बन सकते, या हमारी PhD नहीं है तो हम साइंटिस्ट नहीं बन सकते। ये इन्फॉर्मेशन आपको बिल्कुल गलत है। कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कि ICMR की अगर मैं बात करूं, अगर आप मास्टर इन साइंस हो, जूलॉजी बैकग्राउंड से, बायोटेक्नोलॉजी से, माइक्रोबायोलॉजी से, बायोकेमिस्ट्री से, आप ICMR में साइंटिस्ट की पोजीशन के लिए बिल्कुल एलिजिबल हो। आपको किसी नेट की एग्जाम की देने की जरूरत नहीं है, या नेट क्वालिफाई करने की जरूरत नहीं है। आपको PhD होना बिल्कुल जरूरी नहीं है, और आप जो है ना आराम से डायरेक्ट उसको अप्लाई कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ योर मास्टर्स डिग्री इन जूलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इस तरह से। तो ऐसी चीजें हमें पता होना जरूरी है कि कहाँ कहाँ पे पोजीशंस आती हैं और कहाँ पे क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन होती है। कुछ इंस्टीट्यूट हैं जो PhD को मैंडेटरी मानते हैं साइंटिस्ट एंट्री के लिए, जैसे कि CSIR। तो कोई बात नहीं, अगर आप PhD हो, आप CSIR इंस्टीट्यूट को भी टारगेट करो। अगर आप PhD नहीं हो, तो आप नॉन CSIR इंस्टीट्यूट्स को टारगेट कर लो जहां पे उन्होंने PhD मैंडेटरी नहीं रखी। तो साइंटिस्ट की क्वालिफिकेशन इंस्टीट्यूट वाइज अलग होती है, उनकी लिमिट जो है एज की वो भी इंस्टीट्यूट वाइज अलग होती है। जैसे कि कई बार हम MSc स्टूडेंट या MSc कंप्लीट किए हुए JRF के स्टूडेंट्स जो होते हैं, उनको हम पूछते हैं कि आपका ड्रीम क्या है, व्हाट यू वांट टू बी। वो रिप्लाई करते हैं कि सर साइंटिस्ट। और जब मैं पूछता हूं कि सर उनकी आप बताओ कि आपको साइंटिस्ट बनने के लिए किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में आपकी क्या एज होना जरूरी है, दे हैव नो क्लू अबाउट इट। तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे साइंटिस्ट बनने के लिए क्या एज लिमिट है। फॉर एग्जाम्पल CSIR में अगर आप साइंटिस्ट बनना चाहते हो तो वहां पे एज लिमिट एज पर प्रेजेंट नॉर्म्स इट इज 32 ईयर्स। आप 32 ईयर्स तक ही CSIR में साइंटिस्ट पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। और वहां पे मैंडेटरी क्वालिफिकेशन है PhD। अगर आपके पास PhD नहीं है तो आप साइंटिस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अब आप सोचो कि अगर आप 30 की एज में हो, या 28-29 की एज में हो, और आप चाहते हो CSIR में साइंटिस्ट बनना, और आप तैयारी कर रहे हो CSIR नेट एग्जाम की, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में जब आप 28-29 में अभी JRF की तैयारी कर रहे हो, तो बाय द टाइम यू विल कंप्लीट योर PhD, योर एज विल बी 33, 34, 35। You cannot be scientist in CSIR if you are from general category. So definitely आपको दो ऑप्शन यहाँ पे मिलते हैं अगर आप CSIR में करना चाहते हो। पहला, आप सीनियर लेवल पोजीशंस पे ट्राई करो, आप साइंटिस्ट नहीं, आप सीनियर साइंटिस्ट, प्रिंसिपल साइंटिस्ट, सीनियर प्रिंसिपल साइंटिस्ट, इस तरह की पोजीशंस को टारगेट करो CSIR इंस्टीट्यूशंस में। वहां पे आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा अप टू एज ऑफ 45। ये चीज आपको पता होना चाहिए, तो इस पे मैं क्लैरिटी डालूंगा। दूसरा, कुछ इंस्टीट्यूशन है जिनकी बाई डिफॉल्ट एंड जो एज लिमिटेशन है वो 35 है। फॉर एग्जांपल ICMR, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के लैब्स, वो 35 तक आपकी एंट्री अलाउ करते हैं, और एसेंशियल क्वालिफिकेशन है सिर्फ MSc। आप MSc बेसिस पे अप्लाई कर सकते हो DBT की लैब्स में साइंटिस्ट पोजीशन के लिए, ICMR की लैब्स में साइंटिस्ट पोजीशन के लिए। तो आपको वो सारी इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए, तभी आप जो ना उसको आगे प्रोसीड कर सकते हो। और आपको बता दूं, भारत जो है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो साइंटिस्ट पोजीशन लेता है उनको वो बोलता है साइंटिफिक ऑफिसर्स, और उसकी जो जनरल की एज लिमिट है वो सिर्फ 26 है। तो कई बार होता है कि हमें पता ही नहीं चलता कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर 26 से भी कम एज के बच्चों को ऑन द बेसिस ऑफ मास्टर साइंटिस्ट पोजीशन ऑफर करता है। तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज हमारे पास होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए। तो उसको आपको इंट्रोड्यूस करवाना इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का एक ऑब्जेक्टिव है। सेम में प्रोफेसर की अगर बात करूं, तो प्रोफेसर आप बहुत सारी जगह बन सकते हो। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है, स्टेट गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, कुछ पर्टिकुलर स्टेट यूनिवर्सिटीज के कॉलेजेस होते हैं। और डेफिनेटली अगर गवर्नमेंट सेक्टर में आपको नहीं ऑफर हो पाता तो आप प्राइवेट में भी मूव कर सकते हो। तो इस तरह के जो पोजीशंस निकलती हैं उनमें क्या क्या क्वालिफिकेशंस होती हैं। PhD मैंडेटरी यूजुअली सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में होती है। आप अगर स्टेट यूनिवर्सिटीज में देखोगे, या मैं स्पेसिफिक कहूं जो गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं स्टेट यूनिवर्सिटीज के, उसमें आपके पास सिर्फ MSc होना काफी है। और प्रेजेंटली यूजीसी की रेगुलेशंस के हिसाब से उन्होंने अलाइड सब्जेक्ट्स को भी अलाउ कर दिया है। क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस में प्रॉब्लम क्या होती है कि मोस्टली जो डिपार्टमेंट होते हैं उनमें या तो जो वैकेंसी निकलती है वो बॉटनी की निकलती है, या वैकेंसी निकलती है जूलॉजी की। बट अभी यूनिवर्सिटी ने जो सॉरी यूजीसी ने एक अलाउंस किया है कि आपको अलाइड सब्जेक्ट्स वाले स्टूडेंट्स को भी, जिनका मास्टर्स अलाइड सब्जेक्ट्स में है, उनको एलिजिबल करना होगा इन पर्टिकुलर पोजीशंस के लिए। और वहां पे जो सिलेक्शन होता है उनमें यूजुअली जो एक रिटन एग्जाम कंडक्ट होता है फॉलोड बाय इंटरव्यू, और रिटन एग्जाम का वेटेज 70 to 80% रहता है। तो काफी चांसेस है कि अगर आप एक अपने बायोलॉजी के बैकग्राउंड को स्ट्रॉन्ग करो, आपकी नॉलेज को थोड़ा एम्पावर करो, तो आप वहां पे पोजीशन ले सकते हो। तो एक ऑप्शन आपके पास प्रोफेसर का रहता है। डेफिनेटली अगर आप सिर्फ मास्टर्स हो तो आपके पास नेट होना जरूरी है। बट अगर आप चाहो तो एक पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट का सेट क्वालिफाई करके भी उस पर्टिकुलर स्टेट में अप्लाई कर सकते हो। बट इन केस यू विल गेट अ PhD,
आपको नेट की क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। पीएचडी वाले स्टूडेंट्स के लिए नेट की क्वालिफिकेशन रिसेंट गाइडलाइंस के हिसाब से एग्जाम्प्ट कर रखी है, तो आप ये चीज जो है ना यूटिलाइज कर सकते हो। और मैंने बताया कि गवर्नमेंट में बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं जिनमें वैकेंसी निकलती है, जैसे कि रिसेंटली एक एडवर्टाइजमेंट आया था जिसमें पेटेंट एग्जामिनर की ऑलमोस्ट 550 वैकेंसी निकली थी इन टोटल, और उसमें लाइफ साइंसेज की जो नंबर ऑफ पोजीशंस थी वो मोर देन 50 थी। तो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज को भी आपको ध्यान में रखना है। उसके अलावा फूड सेफ्टी जो ऑफिसर्स होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट में भी होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी होते हैं। उसके अलावा जो फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट्स हैं उनमें और भी टेक्निकल पोजीशंस निकलती हैं। आप उन सबको जो है ना टारगेट कर सकते हो, वो आपके लिए एक अच्छा कैरियर ऑप्शंस की तरह नजर आते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में। फॉरेंसिक साइंटिस्ट जो एक हमारा क्राइम इन्वेस्टिगेशन का डिपार्टमेंट होता है, उसमें फॉरेंसिक लैब्स होती हैं और उन लैब्स में परफॉर्मेंस देने वाले फॉरेंसिक साइंटिस्ट होते हैं। उनके अंदर बहुत सारे टेक्निकल स्टाफ भी होते हैं। उन सब पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट्स को आप टारगेट कर सकते हो। तो ऐसी पोजीशंस निकलती हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट में भी निकलती हैं जिनको यूजुअली यूपीएससी एडवर्टाइज करता है, और ये स्टेट गवर्नमेंट में भी निकलती हैं जिनको यूजुअली जो पब्लिक सर्विस कमीशन है स्टेट के रेस्पेक्टिव, वो उनको एडवर्टाइज करता है। टेक्निकल ऑफिसर्स होते हैं हर एक सेंट्रल गवर्नमेंट की लैब में। अब डेफिनेटली अगर एक सेंट्रल इंस्टीट्यूट चल रहा है तो उसमें साइंटिस्ट के अलावा और भी बहुत सारा स्टाफ होता है, एडमिन भी होता है, और आपके स्पेसिफिकली साइंटिस्ट के अलावा जो है ना आपके लिए टेक्निकल पोजीशंस भी होती है, तो आप उनको ज्वाइन कर सकते हो। उनके एडवर्टाइजमेंट निकलते रहते हैं थ्रू आउट द ईयर, तो आपको उनको भी ध्यान में रखना है। उसके अलावा ये पर्टिकुलर लाइन उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको लगता है कि इतना ऑप्शंस काफी नहीं है, और ये ऑप्शन मैं अभी लिमिटेड बताया हूँ, और भी बहुत सारी हैं जो हमने यहाँ पे स्पेस की वजह से या टाइम के रेस्ट्रिक्शन की वजह से एनालिस्ट नहीं किया। तो जब भी आप लाइफ साइंस में आप अपनी डिग्री परस्यू करते हो तो आपके पास बेसिक डिग्री तो होती ही है। आप ग्रेजुएशन करते हो, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हो, और बहुत सारी गवर्नमेंट वैकेंसीज ऐसी होती हैं जिनमें सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन की जरूरत नहीं होती। आपके पास सिर्फ वो पर्टिकुलर बेसिक डिग्री अवेलेबल है, इतना काफी है। आप चाहो उस पर्टिकुलर डिग्री के माध्यम से ही अपना जो पर्टिकुलर डिफरेंट एक्सपेक्ट है कैरियर का उसको एक्सप्लोर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए कोई वैकेंसी देखोगे, असिस्टेंट रजिस्ट्रार एक पे लेवल 10 की जॉब है सेंट्रल गवर्नमेंट में। पे लेवल 10 का मतलब मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा। तो पे लेवल 10 पे आपको जो है ना सिलेक्शन मिल रहा है, और वो मांगते हैं एमएससी या मास्टर्स किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे एमए हो, चाहे एमएससी हो, या एमकॉम हो, तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो बेसिकली आपके पास एक बेसिक डिग्री भी है, आप एमएससी हो लाइफ साइंसेज में, लेकिन आपके पास मास्टर्स की डिग्री भी है, तो आप ऐसे ऑप्शंस को भी चूज कर सकते हो। आप चाहते हो कि सिविल सर्विसेज की तैयारी करना, फॉरेस्ट सर्विस की तैयारी करना, उसको आप टारगेट कर सकते हो। एसएससी का एग्जाम, बहुत सारे स्टेट पीसीएस के एग्जाम, डेफिनेटली आपके पास इस तरह से बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, आप उनको भी टारगेट कर सकते हो। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप अगर सोचते हो कि आपने लाइफ साइंसेज ले ली तो आपके पास जो कैरियर ऑप्शन है सिर्फ डॉक्टर वाला होता है, नहीं, डॉक्टर के अलावा भी बहुत सारे हैं, और बिसाइड द मेन आपकी लाइफ साइंसेज फील्ड कुछ बेसिक जो एग्जाम है कंपटीशन के उनको भी आप टारगेट कर सकते हो। अगर मैं एकेडमिक्स की बात करूं, एकेडमिक्स में डेफिनेटली गवर्नमेंट सेक्टर भी है, प्राइवेट सेक्टर भी है, तो मैं स्पेसिफिकली अभी फोकस कर रहा हूं एजुकेशन एंड रिसर्च वाले कंपोनेंट। तो एजुकेशन एंड रिसर्च वाले कंपोनेंट में आपको साइंटिस्ट पोजीशन देखने को मिलती है बहुत सारे गवर्नमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में। आपको फैकल्टी पोजीशंस देखने को मिलती है कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में। और ये दोनों जो पोजीशंस मैंने आपको डिस्कस की, ये बेसिकली जो परमानेंट पोजीशन है। लेकिन इसके अलावा बहुत सारी पोजीशंस टेम्परेरी बेसिस पे भी निकलती हैं। आप जो है ना कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए उनको ज्वाइन करते हो और उससे आप एक्सपीरियंस गेन करते हो, और वो एक्सपीरियंस आपको यूजफुल होता है कई बार कुछ पोजीशंस में अप्लाई करने में, क्योंकि कई बार क्वालिफिकेशन होती है एमएससी प्लस 2 ईयर एक्सपीरियंस। वो एक्सपीरियंस आप इस पर्टिकुलर टेम्परेरी जॉब को यूज करके या ज्वाइन करके जो है ना एक्वायर कर सकते हो। जैसे कि रिसर्च स्कॉलर्स की एक पर्टिकुलर कैटेगरी होती है जिसमें आप फेलोशिप लेकर के अपनी पीएचडी रजिस्टर करते हो और एक रिसर्च स्कॉलर की तरह काम करते हो, और उस पर्टिकुलर टाइम पॉइंट में जो आप एक्सपीरियंस एक्वायर करते हो वो आपका फर्दर जब आप सीनियर लेवल पे अप्लाई करते हो जब कुछ किसी पोजीशन के लिए, तो वो काउंट होता है आपका एक्सपीरियंस। उसके अलावा कुछ प्रोजेक्ट एसोसिएट, प्रोजेक्ट असिस्टेंट, इस तरह की बहुत सारी जो है वैकेंसी निकलती है। पीएचडी के बाद पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप्स बहुत सारी निकलती हैं। तो इस तरह से बहुत सारी जो है ऑप्शंस आपके पास होते हैं, उनको हम थोड़ा थोड़ा ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। अब देखो, आपको मैं एक पर्क बताता हूं। आपने देखा है कि इन जनरल लोग चाहते हैं कि वो गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करें या गवर्नमेंट सर्विस ज्वाइन करें। तो ऐसा क्यों है? क्या ऐसा स्पेसिफिक है कि स्टूडेंट अट्रैक्ट होते हैं गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ? यहाँ पे मैंने आपको एक बेसिक सैलरी स्ट्रक्चर बताई है एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय की। मैं यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट्स की बात नहीं कर रहा, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एक एम्प्लॉय होता है उसकी बेसिक सैलरी या बेसिक जो उसकी सैलरी स्ट्रक्चर है उसकी मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। जब यूजुअली एक पर्टिकुलर साइंटिस्ट को अपॉइंट किया जाता है या एक असिस्टेंट प्रोफेसर के लेवल पे एक वैकेंसी आती है, उसको अपॉइंट किया जाता है, जो कि इनिशियल स्टार्टिंग फेज है एक प्रोफेसर बनने का। उन दोनों ही केसेज में या और भी जो मोस्टली केसेज होते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि
पेटेंट एग्जामिनर की वैकेंसी निकली थी। उन सब केसेस में जो पे लेवल उनका डिसाइडेड होता है, एंट्री पे लेवल, वो होता है पे लेवल 10। यानी कि जो मैंने यहाँ पे सबसे पहली लाइन रखी है उसमें जो पे लेवल 10 है, उस पे उनको अपॉइंट किया जाता है। और पे लेवल 10 में उनको कितनी टोटल सैलरी आप मिलती है, आप उसको कंपेयर करो या उनको आप एक बार नोटिस करो। उनकी बेसिक सैलरी होती है 56,100 रुपीज ओनली। बट इस बेसिक सैलरी पे उनको मिलते हैं कई सारे अलाउंसेज, जो उस पर्टिकुलर सैलरी को बड़ी बनाते हैं, इंक्रीमेंट करते हैं उसमें। जैसे कि उन्हें 7,200 एक पर्टिकुलर कंपोनेंट मिलता है जिसको हम बोलते हैं ट्रेवल अलाउंस या ट्रांसपोर्ट अलाउंस, और ट्रांसपोर्ट अलाउंस उनको मिलता है 7,200 रुपीज। उसके अलावा उन्हें डियरनेस अलाउंस मिलता है जिसको महंगाई भत्ता बोलते हैं, और ये कंपोनेंट होता है उनका 50% ऑफ देयर बेसिक सैलरी प्लस ट्रांसपोर्ट अलाउंस। यानी कि बेसिक सैलरी और ट्रांसपोर्ट अलाउंस दोनों का मिलाकर के एक 50% जो उनका होगा वो ऐड हो जाएगा एज ए डियरनेस अलाउंस। तो इस केस में 31,650 अप्रोक्सीमेटली आपका हो जाएगा महंगाई भत्ता या डियरनेस अलाउंस। उसके अलावा आपको मिलेगा HRA, हाउस रेंट अलाउंस। ये आपको तभी मिलेगा जब आप उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन का जो खुद का रहने का निवास है वो यूज नहीं करते हो। तो उस केस में अगर आप एक दिल्ली जैसी सिटी में या बड़ी सिटीज में रहते हो तो HRA आपको मिलता है 27%। और 27% HRA का मतलब है कि आपको अप्रोक्सीमेटली मिलते हैं 15,147 रुपीज। और ये सारा के अलावा आपके जो पेंशन है, जो अभी न्यू पेंशन सिस्टम है, उसके अंतर्गत आपको एम्प्लॉयर आपके पेंशन के अकाउंट में कुछ पैसा जमा करती है, और वो एम्प्लॉयर के साथ हिसाब से उन एम्प्लॉयर के जो साइड है उससे आपको यहाँ पे जमा होता है अप्रोक्सीमेटली 14% ऑफ योर बेसिक प्लस DA। यानी कि एज ऑफ नाउ अगर मैं बात करूं जो प्रेजेंट रेगुलेशन है, अप्रोक्सीमेटली 11,781 आपको मिलता है। तो आप देखो आपकी टोटल मंथली सैलरी फर्स्ट मंथ में हो गई 1,21,878। एक अच्छी खासी सैलरी आपको सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफर करता है। इतना ही नहीं, हर साल आपको इंक्रीमेंट मिलते हैं आपकी बेसिक सैलरी पे, DA आपका इंक्रीज होता है, तो आपकी सैलरी बढ़ती जाती है। उसके अलावा हर 4 to 5 ईयर्स में आपको प्रमोशन मिलते हैं, और प्रमोशन के साथ आप मूव करते हो स्टेप 10 पे लेवल 10 से 11 में, 11 से 12 में, 12 से 13 में, 13 से 30A में, इस तरह से। और जैसे जैसे आप प्रमोट होते जाओगे आपका जो बेसिक सैलरी है बढ़ती जाएगी, अदर बेनिफिट्स भी बढ़ते जाएंगे और आपकी सैलरी जो है ना इंक्रीज होती जाएगी। इन जनरल जो सेंट्रल गवर्नमेंट पोजीशन एक्वायर करता है वो आराम से 13A पे लेवल पे आराम से पहुंच जाता है। तो यानी कि आप देखो ऑन एवरेज उनकी सैलरी जो है ना 2.5 लाख तक आराम से पहुंच जाती है। तो ये बेनिफिट्स होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, आपको अच्छी खासी सैलरी जो है ना देखने को मिलती है। ऐसा नहीं है कि अभी आपको कम सैलरी मिलती है। उसके अलावा ये तो जो है ना उसका मेन पर्क है कि ठीक है आपको सैलरी अच्छी मिल रही है, आपको बहुत सारे और भी बेनिफिट मिलते हैं, जैसे कि जॉब सिक्योरिटी। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जॉब से फायर करना उतना आसान नहीं होता, आपको एक सिक्योरिटी जैसा फीलिंग वहां पे मिलता है। उसके अलावा आपको मेडिकल बेनिफिट्स मिलते हैं, आपको भी और आपके डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स को भी। आपको नेशनल पेंशन सिस्टम के अंदर कवर किया जाता है, यानी कि आपको पेंशन के बेनिफिट्स मिलते हैं। आपको एक लीव ट्रेवल कंसेशन करके कंपोनेंट मिलता है, जिसमें हर साल एक बार आपको घर आने जाने का खर्चा या फिर कहीं और घूमने का खर्चा दिया जाता है। आपको कुछ पर्टिकुलर बैलेंस देखने को मिलता है कि आपकी जो लाइफ है और आपका जो वर्क है उसमें एक बैलेंस है, क्योंकि आपको वीकेंड्स पे ऑफ मिलता है, गेजेटेड हॉलीडेज मिलती हैं अप्रोक्सीमेटली 14 to 15। दो रेस्ट्रिक्शन हॉलीडेज मिलती हैं, 20 आपको अर्न लीव मिलती है, EL मिलती है, 8 CL मिलती है, 20 HPL मिलती है। तो बहुत सारी जो है ना आपको छुट्टियों का एडवांटेज मिलता है, आपका एक बैलेंस होता है पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में। कुछ और अलाउंसेज भी मिलते हैं न्यूज़पेपर के, चाइल्ड एजुकेशन के, टेलीफोन के, तो इस तरह के बेनिफिट्स भी आपको देखने को मिलते हैं। उसके अलावा अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो उनको एज रिलैक्सेशन भी दिया जाता है। ये एडवांटेज कई बार हमें बहुत हेल्प करता है। हो सकता है कि आप जब पर्टिकुलर एक जॉब ज्वाइन कर रहे हो आपकी एज हो सकता है 28 है, 31 है, लेकिन आप जब सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय होकर के एक 3 साल की सर्विस दे देते हो तो आपको हर रिक्रूटमेंट में ऑलमोस्ट 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलता है। सब में नहीं लेकिन मोस्ट ऑफ द में जो ना आपको मिलता है, स्पेसिफिकली अगर वो आपकी फील्ड से रिलेटेड वैकेंसी है तो ये बेनिफिट भी आपको देखने को मिलता है। आपको हायर एजुकेशन ऑब्टेन करने के लिए पेड लीव भी दी जाती है। आपको जो है ना एक हाउसिंग भी यूजुअली मिल जाती है एक अच्छे इंस्टीट्यूशंस में, अगर आपने नोटिस किया हो। एक सेफ हाउसिंग होती है, सिक्योर होती है, पीसफुल हाउसिंग होती है। तो इस तरह के आपको बहुत सारे जो है ना बेनिफिट मिलते हैं गवर्नमेंट सर्विस में। आपको सब्सिडी पे या फिर बहुत सस्ते रेटों में गेस्ट हाउसेज मिल जाते हैं बहुत सारी पोजीशंस पे। अब देखो आप कहोगे कि ठीक है ये बेनिफिट्स, लेकिन साइंटिस्ट पोजीशन, प्रोफेसर पोजीशंस आती कहाँ है, आप किन पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट्स को टारगेट कर सकते हो। तो मैंने कुछ लिस्ट बनाई है, ये लिस्ट लिमिटेड है, ऐसा नहीं है कि ये खत्म हो जाएगी। ये लिस्ट लिमिटेड है और बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको आप टारगेट कर सकते हो। सबसे पहला है CSIR। CSIR की अकेले की इंडिया में अप्रोक्सीमेटली 37 लैब्स हैं। अप्रोक्स इसलिए क्योंकि कुछ लैब्स अपने रीजनल सेंटर चलाती हैं तो कंफ्यूजन होता है कि उनको इंडिविजुअल एंटिटी माने या फिर उनको सेपरेट लैब कहें। बट एटलीस्ट 37 जो है ना इंस्टीट्यूशन CSIR के प्रेजेंट है।
और आउट ऑफ 37 मोर देन 50% में बायोलॉजिकल साइंस से रिलेटेड डिपार्टमेंट्स हैं। और कुछ इंस्टीट्यूशन तो डेडिकेटेडली लाइफ साइंसेज या बायोलॉजिकल साइंसेज पे चलते हैं। तो डेफिनेटली अगर वो इंस्टीट्यूशन है तो उनमें साइंटिस्ट पोजीशन आती हैं और फिल भी होती हैं, आप उन सबको टारगेट कर सकते हो। लेकिन सीएसआईआर के अलावा डीबीटी लैब्स भी हैं। एज ऑफ नाउ अप्रोक्सीमेटली 16 लैब हैं, 16 डीबीटी की, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की, और ये सारी की सारी लैब लाइफ साइंसेज या बायोटेक्नोलॉजी के वर्क के लिए डेडिकेटेड। और इन सब में भी साइंटिस्ट पोजीशन आती है, साइंटिस्ट के अलावा टेक्निकल पोजीशंस भी आती हैं, तो आप इनको टारगेट कर सकते हो। आईसीएमआर की भी बहुत सारी लैब्स हैं, और आईसीएमआर की लैब्स में भी सेम आपको साइंटिस्ट वैकेंसी देखने को मिलेंगी, टेक्निकल वैकेंसी देखने को मिलेंगी। आईसीएआर की लैब्स में भी आपको वैकेंसी देखने को मिलेंगी। आईसीएफआरई एक इंस्टीट्यूशन है, इंडियन काउंसिल फॉर फॉरेस्ट एजुकेशन एंड रिसर्च। इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन में अप्रोक्सीमेटली 7 इसके डिफरेंट लैब्स हैं, और इनमें भी वैकेंसी आती है साइंटिस्ट पोजीशन के लिए, और रिक्वायरमेंट होती है सिर्फ मास्टर्स इन साइंस, पर्टिकुलर सब्जेक्ट में वो मास्टर्स मांगते हैं। कोई आपको नेट की जरूरत नहीं है, किसी सीएसआईआर की जरूरत नहीं है, बस आपको एक एग्जाम फाइट करना है, और उस पर्टिकुलर एग्जाम को फाइट करके आप आराम से जो ना वहां पे साइंटिस्ट पोजीशन ले सकते हो, अगर आप उस एग्जाम में एक अच्छा स्कोर लाते हो तो। क्योंकि एग्जाम का स्कोर यहाँ पे 80% तक वेटेज रखता है, 20% वेटेज है सिर्फ इंटरव्यू पर। आईआईटीज है 23, और मोर देन हाफ ऑफ द आईआईटीज में बायोलॉजिकल साइंसेज डिपार्टमेंट है। तो बायो साइंस या बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट हाफ ऑफ द आईआईटीज में या उससे ज्यादा में प्रेजेंट है, तो डेफिनेटली वहां पे भी ये सब पोजीशंस आपको देखने को मिलेंगे। नाइसर्स एक इंस्टीट्यूशंस का ग्रुप है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर साइंस एंड एजुकेशनल रिसर्च। नाइपर्स एक इंस्टीट्यूट्स का ग्रुप है। डीएसटी की कुछ पर्टिकुलर लैब्स होती हैं जिनको आप टारगेट कर सकते हो। आप आईसर्च को टारगेट कर सकते हो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड एजुकेशनल रिसर्च। 7 आईसर्च एट प्रेजेंट जो है ना कंट्री में रन करते हैं। मिनिस्ट्री के बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जिनमें इस तरह की वैकेंसी आती है, और वो इंस्टीट्यूट डायरेक्टली मिनिस्ट्री के अंदर होते हैं। तो इस तरह की पर्टिकुलर कंपोनेंट को आप टारगेट कर सकते हो। एम्स जो है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, उसमें भी साइंटिस्ट की वैकेंसी आती है, और उसमें भी वो एमएससी इन पर्टिकुलर लाइफ साइंसेज मांगते हैं। कई बार सीनियर लेवल पे वो जो है ना पीएचडी भी मांगते हैं। तो एम्स को भी आप टारगेट कर सकते हो साइंटिस्ट पोजीशन के लिए। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन है। टीआईएफआर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन है। एनसीबीएस नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज एक इंस्टीट्यूशन है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जिसमें एज लिमिट 26 है अगर आप साइंटिस्ट ज्वाइन करना चाहते हो एज ए साइंटिफिक ऑफिसर। बट टेक्निकल ऑफिसर को ये पे लेवल 10 पे रिक्रूट करते हैं, और उसकी एज लिमिट 35 है। तो आप टेक्निकल ऑफिसर वाली वैकेंसी यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। डीआरडीओ, डीआरडीओ की पहले एज लिमिट कम थी, अभी इन्होंने एज लिमिट को रिवाइज करने का डिसीजन लिया है। अभी रिवाइज करके ये 35 एज लिमिट रखना चाहते हैं। तो आप इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट को टारगेट कर सकते हो। इनका एक सिंगल जो ना रिक्रूटमेंट का प्रोसेस चलता है, जिसमें डीएसटी और डीआरडीओ की बहुत सारी लैब्स में एक साथ रिक्रूटमेंट होता है। बीआईएस, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, ये साइंटिस्ट वैकेंसी निकालता है, लेकिन ये जो रिक्रूटमेंट करता है उस गेट के स्कोर के बेसिस पे करता है, और गेट आपका बायोटेक्नोलॉजी में होना चाहिए। तो अगर आप गेट बायोटेक्नोलॉजी में एक अच्छा स्कोर अचीव करते हो, आप बीआईएस में साइंटिस्ट पोजीशन एक्वायर कर सकते हो। ये भी पे लेवल 10 पे ही रहेगी। बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इनमें भी सेम पोजीशंस आती हैं। एनसीईआरटी में भी असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल पे एंट्री होती है, कई बार सीनियर लेवल पे होती है, और कई बार वैकेंसी बायोटेक्नोलॉजी या लाइफ साइंसेज फील्ड की भी होती है, तो आप वो भी टारगेट कर सकते हो। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसमें फूड सेफ्टी ऑफिसर्स को रिक्रूटमेंट आता है, टेक्निकल ऑफिसर्स का रिक्रूटमेंट आता है, आप ये टारगेट कर सकते हो। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एज ऑफ नाउ 56 है। हर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में मोस्टली बायोटेक्नोलॉजी या बायोलॉजी के कई सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, लाइफ साइंसेज, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, फूड साइंसेज, इस तरह से, और उनमें भी जो है ना वैकेंसीज आती हैं, आप टारगेट कर सकते हो। सेंट्रल की तरह इस तरह से स्टेट यूनिवर्सिटीज भी होती है, सेंट्रल से कहीं ज्यादा नंबर स्टेट यूनिवर्सिटीज का है, आप उनको टारगेट कर सकते हो। गवर्नमेंट कॉलेजेज होते हैं जिनका रिक्रूटमेंट यूजुअली पब्लिक सर्विस कमीशन करते हैं, आप उनको टारगेट कर सकते हो। मेडिकल कॉलेजेस में भी जो फैकल्टी पोजीशंस आती हैं, उनमें कई बार बायोटेक्नोलॉजी या लाइफ साइंसेज की जो डिग्री होल्डर्स हैं उनको अलाउ किया जाता है, आप वो पर्टिकुलर पोजीशन जो है ना ट्राई कर सकते हो। और ये लिस्ट जो है ना एक लिमिटेड है, मैंने यहाँ पे मेंशन किया है मैनी मोर, बट बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे आपको पोजीशंस निकलती हैं। तो अगर मैं इतने सारे इंस्टीट्यूशंस आपको डिस्कस कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली इन सब में बहुत सारे स्टाफ की रिक्रूटमेंट आती है, आपको बस पता कई बार नहीं चल पाता। तो आप इनको टारगेट कर सकते हो और अपने कैरियर को परस्यू कर सकते हो। आपकी जो भी क्वालिफिकेशंस अभी तक आपने एक्वायर कर रही हैं, आप चाहे सीएसआईआर की तैयारी कर रहे हो, गेट की कर रहे हो, करते रहो, लेकिन विदाउट उसके भी अगर कोई पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन में आप अप्लाई कर सकते हो, आप अप्लाई करो, और अपनी बायोलॉजिकल साइंस की जो बेसिक नॉलेज है उसको यूज करके वहां पे जो है ना पोजीशन लेने की कोशिश कर सकते हो। अब क्वेश्चन आता है कि सर इतने सारे आपने इंस्टीट्यूशन बता दिए, ठीक है, फॉर्म भी आते होंगे, लेकिन हमें पता नहीं चलता कि रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन कब आया कब खत्म हो गया।
तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? देखो, सबसे बेस्ट तरीका जो होता है एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में पता करने का, वो होता है कि आप रेस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जाओ और वहां पे कैरियर करके एक ऑप्शन होगा, या जॉब करके ऑप्शन होगा, या वर्क विद करके अस करके ऑप्शन होगा, नोटिफिकेशन करके ऑप्शन होगा। वहां पे आपको रिक्रूटमेंट का एक सेक्शन मिलेगा, और जहां पे वो मेंशन करेंगे कि रिसेंटली हमारे ये पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट ओपन है। तो पहला ऑप्शन आपके पास होता है सबसे ऑथेंटिक, कि आप यहाँ पे जाओ और यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बट प्रॉब्लम ये है कि इतना ज्यादा टाइम कौन स्पेंड करेगा? आप डेली बेसिस पे इसको कर नहीं सकते। वीकली और मंथली बेसिस पे भी आप कितने इंस्टीट्यूट्स की वेबसाइट पे जाओगे? लेट से सीएसआईआर की 37 लैब है, डीबीटी की बहुत सारी हैं, आईसीएमआर की बहुत सारी हैं। तो आप किस किस वेबसाइट पे जाके सर्च करोगे? ये थोड़ा सा डिफिकल्ट करता है प्रोसेस को। तो एक जो इजी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, वो है गवर्नमेंट का एक एम्प्लॉयमेंट न्यूज करके, और वीकली ये जो पर्टिकुलर पब्लिकेशन निकलता है एम्प्लॉयमेंट न्यूज का, यूजुअली इसमें मोस्ट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट की और स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसी होती है। सेंट्रल की तो ऑलमोस्ट सारी होती है, स्टेट्स की भी कुछ लिमिटेड वैकेंसी इसमें पब्लिश की जाती है। और आपको यहाँ पे एक सिंगल सोर्स में इंफॉर्मेशन मिल जाता है कि इस पर्टिकुलर टाइम पॉइंट पे कहाँ आपको जो है ना नोटिफिकेशन मिल सकता है, या इन पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट्स के बारे में टाइम टू टाइम पता लग सकता है। कहीं ऐसा ना हो कि जब आपको पता लगे तब तक जो है ना उसकी लास्ट डेट निकल चुकी हो। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा। और अगर आप इनके अलावा एक और अल्टरनेट ऑप्शन चाहते हो, तो हमारे कुछ पर्टिकुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, आप उनको ज्वाइन कर सकते हो। हम इंश्योर कराएंगे कि जो पर्टिकुलर हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें आने वाली जो वैकेंसीज हैं, हम उनको वहां पे अपडेट करें टाइम टू टाइम। जो शॉर्ट नोटिफिकेशन हो गए उनको हम यूजुअली टेलीग्राम चैनल पे, या फिर जो हमारा व्हाट्सअप का चैनल है वहां पे हम उनको मेंशन कर देंगे। और जो जहाँ पे जरूरत होगी कि वीडियो बनाने की जरूरत है, उसको हम वीडियो के फॉर्म में यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे। तो आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पाथफाइंडर अकेडमी के ज्वाइन कर सकते हो, ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन जो है ना मिल जाए। देखो, कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन जो आपके माइंड में होते हैं, जो हम सेशंस के दौरान आंसर करने की कोशिश करेंगे, उनमें से कुछ क्वेरी मैंने जो स्टूडेंट्स से नोटिस की है, या उनको जो इन्फॉर्मेशन क्लियर नहीं होती, उनके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बता रहा हूँ कि किस एडवर्टाइजमेंट में, किस पर्टिकुलर वैकेंसी में कितनी एज लिमिट है। क्योंकि साइंटिस्ट की एक पर्टिकुलर एज लिमिट नहीं है, हर इंस्टीट्यूट में उसके एंट्री लेवल के हिसाब से एज लिमिट डिफरेंट है। तो ऐसी चीजों को हम यहाँ पे क्लियर करेंगे आपको कि कहाँ कहाँ पे कितनी कितनी एज लिमिट है, ताकि आप अपने हिसाब से टारगेट सेट कर सको। क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन है? मैंने बताया कहीं पे एमएससी मांगते हैं, कहीं पे पीएचडी मांगते हैं, कहीं पे एमएससी विद एक्सपीरियंस, कहीं पे पीएचडी विद एक्सपीरियंस। तो वो सब चीजें हम आपको क्लियर करेंगे कि कहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट्स हैं आपकी। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है? वो रिटर्न लेते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, रिटर्न प्लस इंटरव्यू लेते हैं, रिटर्न का कितना स्कोर है, इंटरव्यू का कितना स्कोर है, कितनी सीट आती हैं, कब वैकेंसी निकलती है, सब प्रोसेस हम आपको मेंशन करेंगे। क्या डिफरेंस है अगर आप सीएसआईआर जेआरएफ निकालते हो या आप डीबीटी जेआरएफ निकालते हो? मैं आपके माइक को जो है ना अनम्यूट करो आप, और आप मेरे को बताओ कि आपको क्या लगता है क्या डिफरेंस है सीएसआईआर जेआरएफ और डीबीटी जेआरएफ में? आप में से कोई भी बताओ। सर सर यस। मुझे ऐसा लगता है कि डीबीटी जेआरएफ की जो स्कॉलरशिप है वो सीआईएस एसआईआर से थोड़ा कम हो सकती है, उनका पे स्केल थोड़ा कम होगा। नहीं, आपको ऐसे ही बताओ, छोटे छोटे जो है ना कंफ्यूजन है, कोई और स्टूडेंट बताएगा क्या अंतर है सीएसआईआर जेआरएफ में और डीबीटी जेआरएफ में? सर सीएसआईआर से फंडिंग एजेंसी का डिफरेंस है मेन तो। ठीक है, और कोई डिफरेंस? इसमें सीएसआईआर या फेलोशिप। ओके, एक में सीएसआईआर देता है। देखो, ये सारे डिफरेंसेज हैं, लेकिन आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ये तो गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव है कि गवर्नमेंट उस पर्टिकुलर पैसे को सीएसआईआर के थ्रू दे रही है या डीबीटी को, या तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रहा है। आपके लिए क्या डिफरेंस है? आप अगर सीएसआईआर क्वालिफाई करो या आप डीबीटी क्वालिफाई करो, आप कौन सा क्वालिफाई करना चाहते हो? कि सर सीएसआईआर क्वालिफाई करना है या डीबीटी करना है, या कोई भी दे दो चलेगा? आपको क्या लगता है? आप रेस्पॉन्ड करो। सर मेजरली ये सही है। CSIR इज बेटर। क्यों करते हैं लेकिन सीएसआईआर को प्रेफर? ये नहीं पता। आप देखो, आप सीएसआईआर की तैयारी करते हो, आपको नहीं पता कि आपको सीएसआईआर क्यों प्रेफरेबल रहता है डीबीटी के, आईसीएमआर के। उसका मेन अंतर है कि जब आप सीएसआईआर जेआरएफ क्वालिफाई करते हो, तो आपको एक सर्टिफिकेट नहीं, आपको दो सर्टिफिकेट मिलते हैं। एक सर्टिफिकेट होता है आपको फेलोशिप के लिए, जो आप पीएचडी के दौरान अवेल करते हो, जिसकी एक लिमिटेड वैलिडिटी होती है, उसको एक्टिवेट कराने की भी और फेलोशिप की भी। लेकिन आपके पास दूसरा सर्टिफिकेट मिलता है नेट का, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट के क्वालिफाई होने का। इस पर्टिकुलर सर्टिफिकेट को आप यूज करते हो टू अप्लाई पोजीशंस ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर थ्रू आउट द कंट्री। और वो पर्टिकुलर आपको डीबीटी नहीं देता, आईसीएमआर नहीं देता। अगर आप डीबीटी जेआरएफ हो, आईसीएमआर जेआरएफ हो, या डीएसटी की आपके पास फेलोशिप है, आपके पास सिर्फ जूनियर रिसर्च फेलोशिप है। तीनों के अमाउंट में से जो कोई डिफरेंस नहीं है, जेआरएफ उतना ही मिलता है, चाहे आप डीएसटी के हो, डीबीटी के हो, सीएसआईआर के हो, यूजीसी के हो। फंडिंग एजेंसी डिफरेंट हो जाती है, लेकिन ये गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव है। आपका पर्सपेक्टिव ये है कि सीएसआईआर जेआरएफ मींस यू गॉट सीएसआईआर जेआरएफ एज वेल एज कॉम्प्लीमेंट्री नेट सर्टिफिकेट। और अगर आपके पास नेट सर्टिफिकेट है, आपको किसी स्टेट गवर्नमेंट का सेट देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास मेन सेंट्रल गवर्नमेंट का एक सर्टिफिकेट है,
जो आपको ऑटोमेटिकली एग्जाम्प्ट करता है किसी भी सेट को के एग्जाम को क्वालिफाई करने की जरूरत से। तो ये वहां पे फंडामेंटल डिफरेंस है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको नहीं पता, वो चीजें हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि आपकी जो है क्लियर हो। क्या साइंटिस्ट बनने के लिए सीएसआईआर जेआरएफ मैंडेटरी है? नहीं। तो आप साइंटिस्ट बनने के लिए सीएसआईआर मैंडेटरी नहीं है, तो आप सीएसआईआर के साथ साथ साइंटिस्ट बनने की सिलेक्शन प्रोसेस है उसको भी फॉलो करो ना। अब वहां भी ज्वाइन करो ना कि साइंटिस्ट की एप्लीकेशन निकले, हम अप्लाई करेंगे, हम सीएसआईआर जेआरएफ भी जो है ट्राई करेंगे क्योंकि हमें पीएचडी करनी है, फेलोशिप के साथ करनी है। बट आप साइंटिस्ट पोजीशन निकल रही है, आप उसको भी अप्लाई करो। तो वो पर्टिकुलर चीजें भी आपको जो है ना पता करनी चाहिए। क्या पीएचडी मैंडेटरी है साइंटिस्ट के लिए? मैंने आपको अभी बताया, डीबीटी इंस्टीट्यूशंस में एसेंशियल क्वालिफिकेशन में कहीं पीएचडी मेंशन नहीं है। सिर्फ एमएससी प्लस एक्सपीरियंस या सिंपल एमएससी की बेसिस पे आप अप्लाई कर सकते हो। डिपेंड करता है कि किस सीनियोरिटी लेवल पे एंट्री हो रही है, और मिनिमम एंट्री 10 पे होती है, उससे ज्यादा भी पे लेवल्स हैं जो मैंने आपको मेंशन की। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपके पास आती है। क्या नेट मैंडेटरी है प्रोफेसर बनने के लिए? मैंने आपको बताया यूजुअली मैंडेटरी है, बट अगर आप पीएचडी एक्वायर कर लेते हो कहीं से तो आपको मैंडेटरी नहीं है, नेट का जरूरत जो है आपकी खत्म हो जाती है। दूसरा, अगर आप स्टेट गवर्नमेंट में ट्राई करना चाहते हो और उस स्टेट गवर्नमेंट का सेट आपके पास है, तो आपके लिए नेट की जो क्वालिफिकेशन है उसको एग्जाम्प्ट कर दिया जाता है, विदाउट नेट भी वहां पे अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि या तो आप जो है पीएचडी कंप्लीट किए हो या आपके पास उस रेस्पेक्टिव स्टेट का सेट क्वालिफाइड है। सेट का जो लिमिटेशन वैलिडेशन है वो स्टेट स्पेसिफिक होता है। अगर आप राजस्थान का सेट क्वालिफाई करते हो तो आप राजस्थान के एग्जाम्स में अप्लाई कर सकते हो, और अगर आप एमपी का करते हो तो एमपी में अप्लाई कर सकते हो। इनको आप जो है ना इंटर स्टेट वैलिडिटी इनकी नहीं होती। क्या पीएचडी ऐसा भी कोई ऑप्शन है कि हमारा जेआरएफ क्वालिफाई नहीं है और हम पीएचडी करें लेकिन हमें फेलोशिप मिले? बिल्कुल, आपके पास ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है, तो आपको पता होना चाहिए ना। आप गेट क्वालिफाई करके आईआईटीज में एडमिशन ले सकते हो और आप वहां से फेलोशिप अवेल कर सकते हो। आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में डायरेक्ट पीएचडी के लिए अगर एडमिशन लेते हो तो आपको फेलोशिप सेंट्रल यूनिवर्सिटी देती है, हालांकि वो थोड़ी कम देगी आपको, बट कुछ फेलोशिप वो आपको जो है ना मंथली बेसिस पे देगी कुछ ईयर्स के लिए। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है। तीसरा क्या होता है कि कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में आप पीएचडी के लिए अप्लाई करो, सुपरवाइजर आपको अपने प्रोजेक्ट से जेआरएफ की अमाउंट देता है, एसआरएफ की अमाउंट देता है, और आपकी पीएचडी भी रजिस्टर करवा देता है किसी इंस्टीट्यूशन में। तो बिना सीएसआईआर जेआरएफ क्वालिफाई किए भी आपके पास एक ऑप्शन आ गया। तो ऐसी चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस हैं, ये आप कैसे जो है ना प्रोसीड कर सकते हो। एक एग्जांपल ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास नेट भी नहीं है, गेट भी नहीं है, क्या क्या करियर ऑप्शंस आपके इस फील्ड में बनते हैं। तो इस तरह के कुछ जो इश्यूज हैं जो स्टूडेंट्स को अवेयर, उनके लिए स्टूडेंट नहीं है, उसको हम जो है ना टारगेट करने की कोशिश करेंगे। तो मेजर हमारा जो पर्सपेक्टिव था वो मैंने आपको डिस्कस किया कि क्या प्रोग्राम है ऑल अबाउट और क्या हमारा पर्पज है। हम चाहते हैं कि आप सिर्फ सीएसआईआर, सिर्फ एक एग्जाम या एक लिमिटेड फील्ड से जो है ना टच में ना रहो, आपको एक ग्लोबल पिक्चर पता चले कि लाइफ साइंसेज कितनी बड़ी कैरियर अपॉर्चुनिटीज आपके लिए देता है। तो आप जुड़े रहिए, और जो कमिंग सेशंस होंगे, कमिंग जो सेशन होगा, नेक्स्ट जो सेशन है जो मैं अभी आपको डेट अनाउंस कर देंगे रिसेंटली, उसमें मैं एक्सक्लूसिविटी डिस्कस करूंगा पाथ टू बिकम साइंटिस्ट। साइंटिस्ट पोजीशन थ्रू आउट द कंट्री, स्पेसिफिकली गवर्नमेंट सेक्टर में, बाद में प्राइवेट सेक्टर को भी डिस्कस करेंगे। कहाँ कहाँ पे आप बन सकते हो, सबसे पहले देखेंगे क्यों बनना चाहिए, क्या क्या ऑप्शन है, क्या क्या फायदे हैं, कहाँ कहाँ पे आप बन सकते हो और कैसे बन सकते हो। तो जो सारी रिलेटेड इंफॉर्मेशन है साइंटिस्ट के एक पाथ से रिलेटेड, वो डिस्कस करेंगे हम पाथफाइंडर एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे। तो उससे रिलेटेड जो भी क्वेरी आपकी होंगी आप उनको जो है ना एड्रेस करवा सकते हो। आपका अगर कोई पर्सनल डाउट है और आपको लगता है जनरल है, आपका एकदम पर्सनल नहीं है, एक बेसिक है, औरों के मन में भी इस तरह के डाउट हो सकते हैं, आप जो है ना उसको रीच कर सकते सर, यस। जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट के पीएचडी पोजीशन पोटेंशियल फंड हाँ, वो सही रहेगा ज्वाइन करना सर? वो मैं आपको जो है ना बाद में जब पाथ टू पीएचडी डिस्कस करूंगा ना, वहां पे ये सारी क्वेरीज आपको डिटेल में जो है ना एड्रेस करूंगा कि अगर आपको पीएचडी करनी है तो कहाँ कहाँ से आप कर सकते हो, कहाँ से करने में आपको क्या बेनिफिट्स हैं और कहाँ से करने में आपको क्या डिसएडवांटेज हो सर सकते हैं इन जनरल। यस, बताइए। सर रेफरेंस बुक कौन सी जरूरी होती है? अगर सिर्फ आपके पास पाथ फाइंडर की 4-5 बुक्स हैं जो मिलती हैं उसके साथ कोर्सेज के साथ, तो वो सफिशिएंट है कि मतलब और भी रेफरेंस बुक की जरूरत है? देखो, आपके टाइम के ऊपर है। आपको ये बताने की मुझे जरूरत नहीं है कि पाथफाइंडर एकेडमी की जो लाइफ साइंसेज पार्ट 1 पार्ट 2 है वो अपने आप में जो है ना पब्लिसिटी की जरूरत नहीं है उसके लिए, और वो ब्रॉड लेवल पे लाइफ साइंसेज को बहुत अच्छे से कवर करता है। और आप अगर उन पार्ट 1 पार्ट 2 को अच्छे से कवर कर लोगे तो आपका लाइफ साइंसेज कॉम्प्रिहेंसिव वे में तैयार हो जाता है मोस्ट ऑफ द एग्जामिनेशंस को क्वालिफाई करने के लिए। और आप कह रहे हो अदर रेफरेंसेज बुक की, अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 अच्छे से कवर कर लिया है एक बार, तब आप जो है ना नेक्स्ट प्रोसीड कर सकते हो किसी पर्टिकुलर रेफरेंस बुक के लिए। लेकिन मेरा ओपिनियन है कि आप जब पाथफाइंडर के पार्ट 1 पार्ट 2 कवर कर लेते हो ना अच्छे से, तो आपको यूजुअली जरूरत नहीं पड़ती किसी रेफरेंस बुक की, और आप ऑटोमेटिकली जो है ना जो आपका टारगेट होता है आप उसको अचीव कर लेते हो। ये हमारा एक्सपीरियंस। आप ऐसा कीजिए, एक एक ना हैंड रेज कीजिए, और हैंड रेज करने के बाद में फिर जो है ना क्वेरी को आंसर करूंगा। पूनम बी ने एक हैंड रेज किया हुआ है। हेलो, गुड इवनिंग सर। हाँ, बताइए
गुड सर इवनिंग। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ एमएससी बायोटेक्नोलॉजी करना ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा या एमएससी बायो इन्फॉर्मेटिक्स ऑप्ट करना? ये आपके इंटरेस्ट के ऊपर है। देखो बायो इन्फॉर्मेटिक्स भी कैरियर ऑप्शंस देता है, बायोटेक्नोलॉजी भी देता है। और अगर आप एक पर्टिकुलर फील्ड में, कोई भी फील्ड हो, अगर उसमें बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देते हो तो आपको दोनों में जो है ना अपॉर्चुनिटीज ओपन है, गवर्नमेंट सेक्टर प्राइवेट सेक्टर कहीं भी हो। बस वो है कि आपको अपना बेस्ट देना है, और मेरे हिसाब से आप बेस्ट तब दे पाओगे जब आप उस पर्टिकुलर फील्ड में ज्यादा इंटरेस्टेड हो। हाँ, ये चीज आप इंश्योर करो कि जहां पे भी आप बायोटेक्नोलॉजी परस्यू करते हो या बायो इन्फो परस्यू करते हो, वहां पे जो रिक्वायरमेंट्स हैं आपकी, जो आपकी इसेंशियल, जो आपकी मैंडेटरी चीजें हैं, आपको लैब का एक्सपोजर वो कितना दे पाते हैं, सॉफ्टवेयर का एक्सेस वो कितना दे पाते हैं, वो चीजें आप इंश्योर करो कि वहां पे वो पर्टिकुलर जो है ना अवेलेबल हो। और जो भी आपका इंटरेस्ट है आप उसमें प्रोसीड कर सकते हो। एज सच कोई ये स्टेटमेंट नहीं हो सकता कि बायोटेक ज्यादा अच्छी है या बायो इन्फॉर्मेटिक्स। बोथ फील्ड्स, उनका अपना एक इंपॉर्टेंस है। बायोटेक्नोलॉजी अपने आप में एक इमर्जिंग फील्ड है, और उसके अंदर बायो इन्फॉर्मेटिक्स और भी इमर्जिंग फील्ड है। बट आपके इंटरेस्ट और आपके इंस्टीट्यूशन के ऊपर है कि आप जो है किस में बेटर परफॉर्म कर पाते हैं। ठीक है। ऋतु जैन, इन्होंने एक क्वेरी रेज किया है, मैं अनम्यूट करवा रहा हूँ, आप प्लीज रेज कीजिए। हैंड रेज किया। सर आई एम ऑडिबल? यस यस प्लीज। सर मैं ये पूछना चाह रही थी, जैसे अगर हम लोग नेट क्वालिफाई भी कर लेते हैं तो इंटरव्यू के टाइम क्या ऐसा होता है कि जिन्होंने नेट प्लस पीएचडी दोनों कर रखा है उनको प्रेफरेंस मिलती है केवल नेट वालों को? डेफिनेटली देखो, जो इंटरव्यू पैनल है उसके पास एक जो है ना राइट होता है कि वो अपने हिसाब से जज करते हैं आपको, और अगर आपके पास नेट प्लस पीएचडी है तो वो उसको ज्यादा प्रेफरेंस दे सकते हैं। ये उनके माइंडसेट के ऊपर है। बट इन जनरल ऑब्जर्वेशन यही है कि जब आप नेट प्लस पीएचडी होते हो तो यूजुअली उनको जो है ना एक एडवांटेज मिलता है। बट उसमें एक कंडीशन भी होती है कि उनको अपनी पीएचडी को डिफेंड करना होता है। क्योंकि जब आप इस पर्टिकुलर इंटरव्यू में जाते हो ना, तो आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है वो जो है ना ऑलमोस्ट प्रिडिक्टेबल होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो पीएचडी से रिलेटेड ही पूछे जाते हैं। तो जब इंटरव्यूअर आपसे पूछता है कि पीएचडी रिलेटेड क्वेश्चंस, जब आपको पूछता है कि भाई ये पर्टिकुलर टॉपिक पे आपने काम किया, उनके बारे में जब वो पूछता है और आप प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं कर पाते, तो कई बार वो उससे ऑफेंड भी हो जाते हैं कि अच्छा आपने पीएचडी की लेकिन अच्छे से नहीं की, तो कई बार वो नेगेटिव भी चला जाता है। तो ये सब इंटरव्यूअर के माइंड सेट के ऊपर है। बट इन जनरल कहीं ना कहीं उसको ये पॉजिटिव एड देता है अगर किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट ने एक एडिशनल क्वालिफिकेशन ले रखी है, चाहे वो नेट की है, चाहे वो पीएचडी की है, चाहे वो गेट की है, या कोई और वैलिड फेलोशिप। तन्मय राणे करके एक स्टूडेंट ने हैंड रेज किया, आप बताइए। जी सर, मेरा एक डाउट था कि जैसे हम कोई भी एग्जामिनेशन क्रैक करते हैं, लाइक गेट, सीएसआईआर नेट और आईसीएमआर और डीबीटी, यस। अगर हम जैसे चारों क्वालिफाई करते हैं, तो जैसे हमारा जो इंटरव्यूअर रहेगा या हमारा जो प्रोफेसर है जो हमें रिक्रूट करेगा पीएचडी के लिए, तो उसमें कुछ डिफरेंसेस आते हैं? लाइक मुझे जितना सुना है कि हमें मेजरली लाइक जो हमें स्टाइपेंड मिलता है उसमें डिफरेंसेस आते हैं सर? नहीं, सीएसआईआर जेआरएफ, डीबीटी जेआरएफ, आईसीएमआर जेआरएफ, सबकी स्टाइपेंड सेम है। सबकी स्टाइपेंड एक पर्टिकुलर टाइम पॉइंट के लिए होती है। यूजुअली पहले 2 साल के लिए जेआरएफ मिलता है, फिर प्रमोट करके एसआरएफ किया जाता है, 5 साल टोटल आपकी फेलोशिप चलती है। डिफरेंसेस जो होते हैं वो जेआरएफ और एसआरएफ की स्टाइपेंड में नहीं, जो आपको एनुअल कंटिजेंसी ग्रांट मिलती है, एक पर्टिकुलर आपको फेलोशिप के अलावा एक कंटिजेंसी ग्रांट मिलती है, जिसको आप लैब में अपने इक्विपमेंट परचेज के लिए या छोटे छोटे माइनर केमिकल्स परचेज के लिए यूज करते हो। उस ग्रांट में थोड़ा सा डिफरेंसेज है। जैसे सीएसआईआर 20,000 पर ईयर देता है, डीबीटी 30,000 पर ईयर देता है, यूजीसी शुरू के 2 सालों में थोड़ा कम देता है, बाद के 2-3 सालों में थोड़ा ज्यादा देता है। बट जो मंथली फेलोशिप्स हैं उनमें कोई डिफरेंसेस नहीं है, चाहे आप सीएसआईआर लो या आईसीएमआर लो या फिर आप जो है ना डीबीटी लो। एक स्टूडेंट है तरुण लखरा, इन्होंने हैंड रेज किया है। यस सर, हेलो सर। यस बताइए। सर मैं एक्स स्टूडेंट हूँ सर, पाथफाइंडर ऑनलाइन बैच का सर। ठीक है, सर मेरा नेट और गेट क्वालिफाई हुआ सर, और गुड, सर कॉन्ग्रेचुलेशन। हाँ सर, जेआरएफ नहीं होने के कारण सर फिर मैंने डीबीटी भी एग्जाम दिया है। तो सर इसके साथ साथ मैंने एनआईए का पीएचडी एग्जाम भी दिया सर, एंट्रेंस का एनआईए। ठीक है सर उसमें भी मैं शॉर्टलिस्ट हो गया सर। सो सर उसके 2 राउंड्स ऑफ इंटरव्यू है, तो उसके लिए मुझे कैसे प्रिपेयर करना चाहिए सर? देखो, आप पाथफाइंडर के स्टूडेंट हो तो आप डायरेक्टली जो है ना मैसेज कर देना ऑफिस वाले नंबर पे। हम जो हमारे स्टूडेंट्स क्वालिफाई करते हैं एग्जाम्स में, मैं उनको पर्सनल जो है ना गाइड कर दूंगा। आप डायरेक्टली कांटेक्ट करना, आप मेरे से जो है ना फोन पे डिस्कस कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। जी सर, थैंक यू सर। आर्यन आर्या, एक स्टूडेंट ने हैंड रेज किया हुआ है। गुड इवनिंग सर। यस बताइए। सर एक्चुअली अभी 1 साल से मैं सीएसआईआर नेट के लिए प्रिपेयर तो कर रहा हूँ सर। गुड। सर मैंने कैंपस से क्लास भी ली थी सर, Good. बट पिछले साल जो अभी दिसंबर का रिजल्ट आया उसमें सब बैचमेट्स थे, तो सर उनका यूजीसी नेट क्लियर हो रखा है सर। इन्वायरमेंट से 2-3 बैचमेट्स ने एग्जाम दिया था। ठीक है।
तो सर अभी बार बार डाउट यही आ रहा है कि सर CSIR नेट का ही प्रिपेयर करता रहूं या सर फिर UGC के लिए मैं थोड़ा ट्राई करूं, क्योंकि उसमें सर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सिलेबस थोड़ा देखो, उसका आपको थोड़ा अगर इजी लगता है। है कि आपको यूजीसी नेट जो है ना कंपेरेटिवली इजियर लगता है, आप उसमें अपीयर हो जाओ, आप क्वालिफाई करो। लेकिन आप सीएसआईआर को भी टारगेट करते रहो, क्योंकि यूजुअली जब नोटिफिकेशन आते हैं तो वो मांगते हैं आपसे क्वालिफिकेशन इन रिलीवेंट फील्ड। और अगर एडवर्टाइजमेंट लाइफ साइंसेज की कैटेगरी का है और आपका सर्टिफिकेट यूजीसी एनवायरमेंटल साइंसेज का है, तो हो सकता है कि रिक्रूटिंग एजेंसी उसको कंसीडर ना करे। तो बेटर है कि आपका जिस पर्टिकुलर फील्ड में डिग्री है और जिसमें आप कैरियर अचीव करना चाहते हो, आप उसमें कंटिन्यू करें, रेदर इसके कि आप जो है यूजीसी एनवायरमेंटल साइंस या आईसीएआर का नेट क्वालिफाई करके और फिर आपको पता लगता है कि आप रिक्रूटमेंट में जब जाते हो तो वो वहाँ पे एक प्रॉब्लम जो है ना प्रॉब्लम या हर्डल खड़ी करते हैं। दूसरा ये कि देखो, सीएसआईआर की जब आप प्रिपरेशन करते हो तो बेस में बेसिकली प्रिपरेशन क्या है, आप बायोलॉजी को अच्छे से जो है ना प्रिपेयर कर रहे हो। आप अपनी फील्ड में बायोलॉजी जो है, और वो बायोलॉजी आपको हेल्प करेगी इंटरव्यू में क्वेश्चंस को आंसर करने में, या किसी भी रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट जो है उसका जो एग्जाम लगेगा उसको क्वालिफाई करने में। तो बायोलॉजी की प्रिपरेशन तो आपको हेल्पफुल रहेगी ही। आप बेटर है कि सीएसआईआर की प्रिपरेशन कंटिन्यू रखो, उसी पर्टिकुलर टाइम पॉइंट पे आप यूजीसी अप्लाई करो और एक बार अपीयर होकर देखो, अगर आप क्वालिफाई कर पाते हो एज ए एडिशनल सर्टिफिकेट उसको आप जो है ना कंटिन्यू कर लो। डॉक्टर प्रज्ञा, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। यस, बताइए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मैं एक डॉक्टर हूँ सर। मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन स्पेशलिटी की है पीडियाट्रिक में, और ओके। मेरा इंटरेस्ट है पीएचडी टू गो फॉर फर्दर रिसर्च। और हम पीएचडी करना चाहते हैं इन जेनेटिक्स इन्वॉल्विंग ऑन्को, जो पीडियाट्रिक ऑन्को और दूसरे ऑन्को। गॉट तो इट। हमारा सो आई एक्चुअली वांटेड टू, क्योंकि ना जो जेनेटिक्स जो पार्ट होता है, हमने जो देखा सारे आईआईटीज और आईएसएसएस की जो प्रोस्पेक्टस होते हैं, तो वो बायोटेक डिपार्टमेंट ऑफ बायो साइंसेस एंड बायोटेक्नोलॉजी में जेनेटिक्स में बहुत ज्यादा रिसर्चेस होते हैं ऑन्कोलॉजी को लेके। तो उसके लिए सर मेरा मोड ऑफ एग्जाम, हमें क्या एग्जाम्स देने होंगे, कैसे करने होंगे? सो व्हाट आई हैव थॉट दैट कि गेट का एग्जाम होता है, गेट बायोटेक्नोलॉजी, तो उसके लिए कैसे क्या प्रेपरेशंस करने पड़ते हैं और क्या करना पड़ता है? और दूसरी चीज है कि वो जो स्कोर होता है वो वैलिड 3 साल के लिए होता है। तो हमें सपोजिटली आई गॉट थ्रू द एग्जाम और हम इस साल ना ज्वाइन करके अगले साल ज्वाइन करें, तो क्या स्कोर्स वो कंसिडर करते हैं अगर किसी आईआईटी या कोई भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन करना हो? देखो, यूजुअली जब आप आईआईटीज में अप्लाई करना चाहते हो तो आईआईटीज में एप्लीकेशन के जब रिक्रूटमेंट वो फॉर्म निकलते हैं तो वो दो ऑप्शन आपको देते हैं। या तो आपके पास कोई वैलिड फेलोशिप हो, जैसे सीएसआईआर, जेआरएफ, डीबीटी, जेआरएफ, इस तरह से, या आपके पास गेट का क्वालिफिकेशन हो। गेट बहुत सारे सब्जेक्ट्स में जो है ना लगता है, कंडक्ट होता है। उनमें जो हमारे से रिलेटेड 3 पर्टिकुलर फील्ड है, सब्जेक्ट है, वो है बायोटेक्नोलॉजी पहला, दूसरा लाइफ साइंसेज और तीसरा है इकोलॉजी इवोल्यूशन। आप अगर सिलेबस वाइज देखोगे तो बायोटेक्नोलॉजी में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स करके कंपोनेंट होता है, और कई बार लाइफ साइंसेज के स्टूडेंट अगर मैथ को उतने टच में नहीं है तो उनको उसमें डिफिकल्टी होती है। दूसरा, बायो प्रोसेस करके भी उसमें एक कंपोनेंट होता है, उसमें भी स्टूडेंट को दिक्कत आती है। व्हाट आई विल रिकमेंड, जब आप गेट अपीयर हो, आप गेट बायोटेक्नोलॉजी के साथ साथ एक और सब्जेक्ट में अप्लाई करें। मैं रिकमेंड करूंगा कि जी आप लाइफ साइंसेज में अप्लाई करें। लाइफ जी साइंसेज में ठीक। क्या क्या फायदा है कि आपको जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट स्पेसिफिक सेक्शन मिलता है उसमें 5 ऑप्शंस मिलते हैं: बॉटनी, जूलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी एंड फूड केमिस्ट्री, ओके। या फूड टेक्नोलॉजी। आप उनमें से कोई भी 2 ऑप्ट कर सकते हो। और जो 2 आपको ऑप्ट करने हैं वो आपको अभी नहीं करने जब आप अप्लाई कर रहे हो, आपको ऑप्ट करने हैं एट द टाइम ऑफ एग्जाम। तो एग्जाम में जो प्रोपोर्शन आपको लगे कि इसमें मैं ज्यादा बेटर हूँ, आप उसको जो है ना टारगेट कर सकते हो। दूसरा, चूंकि आप स्टूडेंट रहे होगे, नीट की आपने तैयारी की होगी, आप मेडिकल उस समय जो भी होगा मेडिकल जी एंट्रेंस, तो आपकी जी केमिस्ट्री पे थोड़ी कमांड होगी, आप थोड़ी केमिस्ट्री को टारगेट करोगे तो आपको केमिस्ट्री जो है ना पार्ट भी उस लाइफ साइंसेज में पूछा जाता है मैथमेटिक्स की जगह, तो उसमें भी आप थोड़ा स्कोर कर पाओगे। एप्टीट्यूड नॉर्मली आप कर लोगे कुछ पर्टिकुलर मार्क्स का। तो बेसिकली आपके पास एक अच्छा गेट स्कोर आ जाएगा। वो बायोटेक में मिले या ना मिले, लाइफ साइंसेज में आपको मिलने के चांसेस ज्यादा हैं। एट प्रेजेंट अच्छा। आईआईटीज ने क्या किया है कि उन्होंने कहा है कि हम इंटर डिसिप्लिनरी रिसर्च को प्रमोट करने के लिए, आप हाँ। गेट किसी भी सब्जेक्ट में हो, हम आपको अलाउ करेंगे पीएचडी करना किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में। वो अच्छा। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को जो है ना फॉलो कर रहे हैं। कुछ आईआईटीज ने तो इतना भी कहा है कि आप मैकेनिकल इंजीनियर, कंप्यूटर साइंस, इन सब से जो है ना मास्टर्स हो और आप चाहते हो पीएचडी करना बायोटेक्नोलॉजी में, दे आर वेलकमिंग दैम। तो डेफिनेटली ओके आप सर। जो है ना इसको यूज करो। आप गेट, लाइफ साइंसेज, बायोटेक दोनों दो, क्योंकि आप 2 में कर सकते हो, और दोनों में ओके। देकर के आप जो है ना फिर अपीयर हो एग्जाम में। एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आपको डेफिनेटली बायोलॉजी आपकी जो है उसके जो कॉम्पिटिटिव तरीका है उसको तैयार करने का, वो आपको जो है ना रेडी करना पड़ेगा। बेस्ट तरीका ओके। है उस पर्टिकुलर कंपोनेंट को रेडी करने का, आप स्टैंडर्ड बुक्स ले सकते हो। पाथफाइंडर जी। एकेडमी की जो पार्ट 1 पार्ट 2 आती हैं, अपने आप में बहुत अच्छी बुक्स हैं, आप उनको रीड कर सकते हो। उनके साथ में जो ओके। एमसीक्यूज बुक है जिसमें क्वेश्चंस हैं, आप उनको तैयारी कर, उनको जो है ना सॉल्व करके थोड़ा अपनी प्रिपरेशन बेटर कर सकते हो।
सर एक और चीज है, गेट बायोटेक्नोलॉजी में जैसे आपने कहा कि बायोकेमिकल इंजीनियरिंग और बायोकेमिकल प्रोसेसेस जो हैं, क्या सर एज ए डॉक्टर हमें बहुत डिफिकल्ट होगा उन चीजों को कोप ये अप करने के लिए? आपके पर्सनल उस पे है कि आपकी पर्सनल ग्रेस्पिंग पावर कितनी है, नए सब्जेक्ट में आपको कितना इंटरेस्ट होता है, या जो रिसोर्स मटेरियल आप फॉलो कर रहे हो वहाँ पे आपको जो है ना एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन एक इंटरेस्टिंग लैंग्वेज में मिल रही है या नहीं। ये आपके ऊपर है, ये मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा, बट आप वेबसाइट पे, गेट की वेबसाइट पे जाके दोनों इन्फॉर्मेशन को कंपेयर करो कि क्या सिलेबस है, क्या कट क्वालिफाइंग कट ऑफ है, उस तरह से। और आप, हाँ, डेफिनेटली उनका वैलिडिटी स्कोर का 3 साल होता है। आप नोटिस करोगे कि जब आईआईटी एडवर्टाइजमेंट निकालते हैं तो वो कहते हैं कि जो वो स्टूडेंट जो गेट 24 क्वालिफाई किए हैं, 23 क्वालिफाई किए हैं, 22 क्वालिफाई किए हैं, वो तीनों को यहाँ पे हम एलिजिबल कर रहे हैं। तो इस तरह से वो करंट प्लस प्रीवियस 2 को एक साथ मान के चलते हैं, और जैसे जैसे एडवर्टाइजमेंट आगे बढ़ता है वो पिछले वाले एक को रिमूव करते जाते हैं। तो 3 ईयर्स तक अगर स्कोर वैलिड है तो आप 3 वर्ष तक उसको यूज कर सकते हो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं। ओके, थैंक यू सर। नेहा एक स्टूडेंट है, उनका हैंड रेज है। सर एक्चुअली मेरे को पूछना था, जैसे आपने ये बताया कि जो प्रोफेसर्स होते हैं कई बार प्राइवेट इंस्टीट्यूट के, वो खुद से फेलोशिप अलाउ कर देते हैं, तो सर मतलब इसका कुछ पर्टिकुलर मतलब कुछ क्राइटेरिया होगा ना कि वो मतलब किस स्टूडेंट को देना चाहेंगे, या फिर मतलब कोई भी बहुत सिंपल स्टूडेंट है, उनसे? मैं समझ गया। उनका यूजुअली वो एडवर्टाइजमेंट निकालते हैं अपनी वेबसाइट्स पे कि हमारे यहाँ प्रोजेक्ट जीआरएफ की पोजीशंस हैं, आप वहाँ पे अप्लाई करो, और अगर वो आपकी प्रोफाइल को शॉर्टलिस्ट करते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करते हैं, और इंटरव्यू आपका अगर सिलेक्शन हो जाता है तो आप प्रोजेक्ट जीआरएफ ज्वाइन हो जाते हो, आपको जीआरएफ फेलोशिप मिलती है, आप प्रोजेक्ट में काम करते हो, बट आप कहीं पे पीएचडी रजिस्टर्ड उस समय पे नहीं होते। आप अपने उसको इंस्ट्रक्टर को, सुपरवाइजर को रिक्वेस्ट कर सकते हो कि सर मैं आपके अंडर में पीएचडी भी कंटिन्यू करना चाहती हूँ या चाहता हूँ। तो वो पर्टिकुलर सुपरवाइजर जहाँ पे भी उसकी अफिलिएशन होगी जिस यूनिवर्सिटी से, वहाँ से आपकी पीएचडी रजिस्टर करवा देंगे, और आपको फेलोशिप भी देते रहेंगे, आपकी डिग्री भी जो है चलती रहेगी। पर्टिकुलर प्रोजेक्ट अगर खत्म होता है तो यूजुअली उनके पास अल्टरनेटिव प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो आपको उनमें जो है ट्रांसफर कर देते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको फेलोशिप भी मिलती रहती है और आपकी जो डिग्री है वो भी चल जाती है। तो ये आप एक एडवांटेज ले सकते हैं। ठीक है, चलो देखो, टाइम की लिमिटेशंस की वजह से मैं जो है ना ज़्यादा क्वेरी ले नहीं पा रहा हूँ। आपको मैं एक पर्टिकुलर फॉर्म शेयर कर दूंगा, एक सर्वे का फॉर्म या फिर फीडबैक का फॉर्म या क्वेरी का फॉर्म, किसी भी फॉर्म में। तो आपको अगर कोई फीडबैक देना है, कोई सजेशन देना है, कोई क्वेरी है आपकी, चाहे पर्सनल है चाहे तो वो जनरल है, आप उस पर्टिकुलर फॉर्म में जो है ना उसको सबमिट कर देना, और मैं यहाँ से जो नेक्स्ट सेशंस होंगे उनके दौरान, या फिर आपको अगर जरूरत मुझे लगी तो आपको इंडिविजुअली हम कॉन्टेक्ट करके उस पर्टिकुलर क्वेरी को जो है सॉल्व कर देंगे। ठीक है, ओके, मैं यहाँ पे सेशन को जो है ना क्लोज कर रहा हूँ। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग। नेक्स्ट सेशन जब भी लगेगा मैं आपको जो है ना एक पहले से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगा, और फिर आप जो है ना सेशन को कंटिन्यू कर सकते हो। आप प्लीज पहले से जो है ना रजिस्टर आप जो है ना करके रखें। जो लिंक है इस बार तो हमने ओपन रख दी थी कि आप उसको शेयर कर सकते हो, नेक्स्ट टाइम से हम जो है ना उसको लिमिटेड कर देंगे, और जो स्टूडेंट ज्वाइन नहीं करते थे हम उनको रिमूव कर देंगे यहाँ से। तो जो बाकी के 400 350 जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको हम अकोमोडेट कर लेंगे। तो अगर आपको लगता है कि किसी को ये सेशन यूजफुल हो सकते हैं, आप जो है ना रजिस्ट्रेशन लिंक वहाँ पे शेयर कर सकते हो। देखो, अगर आप इस पर्टिकुलर वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हो तो आप जो है ना ये पर्टिकुलर सेशन अगर इंटरेस्टेड है, आपको लगता है कि आपको यूजफुल है, तो आप इनको ज्वाइन कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और आप शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको भी लगता है कि वो इन पर्टिकुलर सेशंस को जो है ना यूटिलाइज कर सकते हैं। आपकी कोई क्वेरी है आप कमेंट सेशन में डाल सकते हो, या फिर आप चाहो तो उसको जो है ना जो पर्टिकुलर हमारा फीडबैक फॉर्म है उसमें सबमिट कर सकते हो। हम आने वाले सेशंस में उनको जो है ना सॉल्व करने की या उनको रेस्पॉन्ड करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।